प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन बहुत ही धुआंधार होने वाला है। क्योंकि कक्षा 10 विषय विज्ञान की भौतिक विज्ञान पार्ट से 50 टॉप एमसीक्यू आज यहाँ पर आप लोग हल करने वाले हैं। ये टॉप जो है 50 एमसीक्यू वहां से लिए गए हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में आपके अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। और पहला क्वेश्चन आपके है स्क्रीन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है, वह वस्तु की स्थिति क्या होगी। मतलब यह है कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, यानी हम बात कर लें बिंदुवत प्रतिबिंब कब बनता है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर यह है अवतल दर्पण, और कैसा प्रतिबिंब बना रहे, वास्तविक बना रहे, उल्टा बना रहे, कैसा बना रहे, अत्यधिक छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब बिंदुवत बना रहे। तो ये जो है कहां पर वस्तु रखेंगे तो ये ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो पहला तो बताया फोकस पर। तो आपने पढ़ा है अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, 6 अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। पहले यदि वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कहां बनता है, अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक। सेकंड नंबर है फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच में बनते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं बल्कि आभासी बनेगा। तो ये बात भी गलत हो गई। वक्रता केंद्र पर जो वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बस बचा कौन, अनंत पर। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी बिंदुवत प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा गया है, इसलिए यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। क्या किसी वस्तु से बड़ा आभासी, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। अभी हमने पिछले जो है क्वेश्चन में बताया भी था, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर आप बिल्कुल सही सही लिख सकते हैं। यानी कहा गया कि आभासी प्रतिबिंब बने और बड़ा प्रतिबिंब बने, कौन सा दर्पण बनाएगा, समतल दर्पण। क्या करता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अब आते हैं उत्तल। अब ही इसकी सेकंड की बात नहीं करेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तो बनता है लेकिन सीधा बनता है, साथ में छोटा बनता है। और एक बात ध्यान रखना है, यदि आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा है। ठीक। तो ये अभी ऑप्शन गलत हो गया। कोई गोली दर्पण की बात करी, कोई गोली दर्पण उत्तल और अवतल कोई में से एक हो जाए तो ये वाली भी बात गलत है। लेकिन अवतल दर्पण में ये होता है आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है, जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। और ये कंडीशन है प्रतिबिंब बनने की, कौन सी, लास्ट वाली 6वीं कंडीशन है। और ये क्वेश्चन भी 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पास करिए। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है। किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि आप पहला क्वेश्चन पढ़े तो इसका भी आंसर मिल गया। अभी मैंने सेकंड वाले में भी बताया था कि फोकस पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक। लेकिन
वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर बड़े की बात नहीं करी है, बराबर की बात की गई है। तो बराबर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 2023 में पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस, अब दर्पण की बात खत्म हो गई, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी अवतल लेंस को प्रयोग किया जाता है, किस काम में किया जाता है ये आपको बताना है। अवतल लेंस का प्रयोग 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो कहां पर होता है? आवर्धक के रूप में होता नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। ये बात गलत है, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग आवर्धक के रूप में नहीं होता है, क्योंकि उससे प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब बात करें कार के पीछे वस्तुओं को देखने में क्या आता है, तो यहां पर बेटा बताइए, कार के पीछे या वाहन मोटरसाइकिल के पीछे या किसी भी वाहन को पीछे देखने के लिए यहां पर लेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी वाहन में साइड में मिरर को, यानी बैक साइड देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो होता है उत्तल दर्पण, न कि अवतल लेंस। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, हाँ ये बात सही है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस अवतल दर्पण की स्थिति, किस स्थिति में वस्तु को रखना पड़ेगा? ये वाला भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहा कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखेंगे? तो पहली शर्त क्या है? वक्रता केंद्र पर। तो अभी मैंने बार बार आपको बताया वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखेंगे। वक्रता केंद्र सी यानी ऐसे देखिएगा, ये हो गया दर्पण अवतल, और आपने कहा कि ये इसका है मुख्य, अच्छे ऐसे बना लीजिए, और ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। यहां पर यदि वस्तु रख देते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक और बड़ा बनता है। और यही आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे इधर आ गई किरण, और एक किरण को आप ऐसे गुजार दीजिए, यहां से प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजार दीजिएगा, तो ये जाके यहीं कहीं पीछे ऐसे यहां बन जाती हैं यहां पे, और यहां पर इसका प्रतिबिंब बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर कंडीशन बनती है। तो कहा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, तो उसका वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब ये यहां पर कह रहे हैं दर्पण के ध्रुव पर, तो दर्पण के ध्रुव पर कोई वस्तु कहां रखते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जो वस्तु रखते हैं, तो उसका
दर्पण द्वारा वास्तविक नहीं बनेगा, बल्कि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये एक बात हम आपको और बता दें, यदि आप दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिल्कुल अच्छा ढंग से आप सीख जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है, इतना समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। अब क्वेश्चन दिया है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो ये है 2023 का क्वेश्चन। मीटर दिया हुआ है, मीटर, तो फार्मूला पढ़ते हैं, P इक्वल 1/f बोले या 100/f बोले, ठीक। अब f का मान यहां मीटर में आएगा, इसको हम, इसकी क्षमता को डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर ये है ना। और यहां पर डायोप्टर मात्रक तो दिया नहीं, तो मीटर तो होगा नहीं, प्रति मीटर सही है, क्योंकि बटे में फोकस दूरी लिख रखी है। तो इस तरफ से यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड है तो चाल का मात्रक है, इसलिए ये वाला मात्रक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत पास करना है, क्योंकि इसको हम अभी बताने वाले नहीं हैं। क्यों? कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता, नहीं, वो दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, नहीं कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। सबका जाना पहचाना दर्पण है। पहला नंबर दिया है समतल दर्पण, दूसरा कहा उत्तल दर्पण, तीसरा कहा अवतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन कहा समतल और उत्तल दोनों दर्पण है। तो देखो, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसका हम व्यवहारिक रूप में घर में उपयोग करते हैं चेहरा देखने में, ठीक है। तो वो उसमें कभी भी प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता ही नहीं है। तो सदैव प्रतिबिंब किसमें बन गया? समतल दर्पण में। अब आ जाइए उत्तल दर्पण में। मैंने अभी बताया था कि उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है सीधा, हर कंडीशन में सीधा बनता है, लेकिन वह उससे छोटा बनता है। यहाँ पर छोटे और बड़े की जो बात की नहीं गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, आपको सबको पता है। अलग अलग कंडीशन है, तो सदैव ऐसा उसमें नहीं होता है। अब आ जाते हैं डी नंबर में, समतल और उत्तल, तो इसमें तो दोनों को एक साथ में मिला दिया गया। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल। चलिए अब आगे तुरंत बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक बता। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, और यहां पर रिलेशन आपने पढ़ा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, ये रिलेशन पढ़ा F = R/2 पढ़ा है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन यहां ये कुछ नहीं पूछा गया वक्रता त्रिज्या का मात्रक बताइए। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक बताइए, या हम बात करें त्रिज्या का मात्रक बताइए। तो त्रिज्या तो दो केंद्र और परिध के बीच की दूरी हो गई, तो दूरी का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, और मिलीमीटर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दूरी का मीटर जो है बड़ा मात्रक है, उससे छोटा सेंटीमीटर है, और उससे छोटा मिलीमीटर है। तो फिर हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है ये आपको बताना है। यानी ऐसे देखें कि फोकस पर वस्तु रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए u की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितनी u की वैल्यू लिखेंगे, ये 0.4 मीटर
वो भी माइनस का लिखेंगे। ये तो सबको पता होगा, u का मान निगेटिव में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण लेंस से जो वस्तु की दूरी है, अब अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर वस्तु, तो ये फोकस दूरी थी, और यहां पर फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो भी निगेटिव में 0.4 मीटर। ऐसा बोलें कि वस्तु को कहां पर रखा गया है? अवतल लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा गया है। प्रतिबिंब की सिचुएशन बताओ, तो फार्मूला बनता है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। v का मान हमको पता करना है, तो v की जगह पर आप v लिख लीजिएगा, और यहां पर u का मान कितना जाएगा? u का मान हो जाएगा प्लस में 1/0.4 मीटर, ये हो गया, और ये हो जाएगा -1/0.4 मीटर। 10 हटा के ऊपर कर लीजिए ऐसा, ये हो जाएगा। तो 1/v इक्वल ये होगा, ये 10/4 लिख लीजिएगा, और ये भी माइनस का लिखा था तो यहां हम माइनस लगा देते हैं, और यहां पर देखिए इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -10/4 हो जाएगा। तो v इक्वल हो जाएगा -20/4 हो गया। ठीक है, तो v इक्वल हो जाएगा -4/20 हो गया है। ठीक है, तो ये 2 और ये 10 आ जाएगा, तो v इक्वल हो जाएगा -0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर। तो अब देखिए भाई, यहां पर ये v की वैल्यू तो निकल गई। अब आंसर मिलाइए, नहीं ऑप्शन मिलाइए, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो देखो कहा गया है अनंत पर, तो अनंत पर नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, गलत हो गया। लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर वस्तु पर, तो 0.4 कहां बनना है? तो 0.2 पे बनना, तो गलत हो गया। अब कह रहे हैं लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ कैसे मालूम हो गया? क्योंकि यहां पर ये माइनस लगा है, माइनस लगने का मतलब जिधर की तरफ वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की तरफ। चलिए आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको ज्यादा विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। क्या है ये भी देखिए, क्वेश्चन आपका 2016 और 14, थोड़ा टाइम गैपिंग ज्यादा हो गई है, इसके बाद भी पूछा गया होगा, लेकिन शायद यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। आगे क्या है? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, चलिए यहां मैं लिख देता हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम यहां 3/2 लिख देते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक आपका 3/2 जनरली आपको मालूम भी है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताना है। ऑप्शन दिया 1/3, बिल्कुल गलत है। 1/2 वो भी गलत है, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 2/3 ये सही है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ANG इक्वल 1/GNA। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ANG इज इक्वल टू 1/GNA। तो ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमको निकालना है GNA निकालना है, तो 1/ क्या आ जाएगा ANG, GNA इक्वल हो जाएगा 1/ANG, और 1/ANG का मतलब हुआ 3/2, तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, और 3 रह जाएगा नीचे, और इस तरह से यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी 2/3।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। आप तुरंत लिख लीजिएगा 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। निकालना है वक्रता त्रिज्या r क्वेश्चन मार्क। f इज इक्वल टू r/2 लिखा है, तो हमने यहां पर r की जगह पर r और ये हो जाएगा 2f। मान डाल दीजिएगा और आंसर सामने देखिएगा। कितना फोकस दूरी है 12, मिल गया कितना, r का मान 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच, जरा माइंड पे जोर डालिएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अभी मैंने बताया यहां पर, तो देखो पहला ऑप्शन देखिए, उल्टा, आभासी और बड़ा। बस याद रखिएगा अवतल दर्पण में लास्ट वाली स्थिति, छठवीं स्थिति, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में, कहां, फोकस और दर्पण के बीच में होती है, तभी आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा की तो बात ही नहीं है। जैसे आभासी और उल्टा दिख जाए तो ऑप्शन ही तो होगा ही नहीं। ठीक, ये बात गलत हो गई। आभासी सीधा बड़ा ये तब होगा जब वस्तु रखी होती दर्पण और फोकस के बीच में। ऐसा तो बताया नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ठीक, अब दो ऑप्शन यहां पर सही हैं, दो में कौन सा सही ये हमको दिखाना है। तो कह रहे वास्तविक उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। तो देखो पहले जब वस्तु अनंत, ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल पक्का याद रहेगा, जब अनंत पर वस्तु रखी होती है तो उसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे वस्तु को हम आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं, प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब उसको ला के हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब हो जाता है वस्तु के बराबर। ठीक, अब हम जैसे वक्रता केंद्र के अंदर वस्तु को एंट्री कराते हैं, प्रतिबिंब का साइज हो जाता है बड़ा। अब जरा बताओ बेटा, सबका आंसर सही हो गया कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र से आगे वस्तु हमने रख दी। जब वक्रता केंद्र से आगे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब का साइज हो गया बड़ा। तो कैसा बन गया, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। शायद आपको क्लियर पता चल गया होगा। एक बार इस बात को फिर से जरा रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए अवतल दर्पण मान लीजिए यहां हमारे पास रखा है, ये है अवतल दर्पण। वस्तु को मैंने अनंत पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बिंदुवत बनेगा, यानी छोटा बहुत बनेगा। ठीक, अब वस्तु को हम वहां से अनंत से नजदीक नजदीक खिसकाना शुरू करेंगे, पर तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं, साइज बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू हो गया, तो अब उसका बिंदुवत प्रतिबिंब था उससे बढ़ना शुरू हो गया, बड़ा होने लगा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र के नजदीक वस्तु रख देते हैं, अंदर नहीं, वक्रता केंद्र के बाहर नजदीक वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। पहले तो बिंदुवत था, अब छोटा हो गया, मतलब उससे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब हो गया। जब हम कहां पर लाए, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब का साइज हो गया वस्तु के बराबर। अब क्या है, जब बराबर उसका प्रतिबिंब होगा, जब अब आगे और बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा बड़ा, तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा हो गया। ठीक, तो अब उसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, फोकस के बाद कौन से वस्तु अब आएंगे, बिंदु फोकस पर आएगा। अब जब फोकस पर वस्तु पहुंचा देंगे तो प्रतिबिंब का हो जाएगा साइज बहुत बड़ा, कहां पर, अनंत पर हो जाएगा। और जैसे हम एंट्री कराएंगे फोकस के अंदर, तो प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा दर्पण के पीछे। तो ये बात हो गई, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 13। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है।
न्यूनतम होने का मतलब है कि किस रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के लिए न्यूनतम होता है। तो आपने पढ़ा कि यदि प्रिज्म पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो विचलित हो जाती है, इधर 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। ये कुछ इस तरह से रंग बनते हैं। तो नीचे सबसे कौन सा रंग होता है? सबको मालूम है कौन सा कलर होता है बेटा, बैंगनी रंग होता है। इधर कौन होता है? लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा विचलित कौन होती है? सबसे ज्यादा अपने मार्ग से कौन हटती है? बैंगनी किरण हटती है। तो जो किरण जितना हटेगी ज्यादा, उसका जो है विचलन भी जो अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा विचलन ज्यादा। ठीक है, तो मिल गया आंसर। फिर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन यहां पर ज्यादा की बात नहीं करी है, ये बात ध्यान रखना कि किसको है बताना है। न्यूनतम है तो लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम हो गया, तो लाल रंग का विचलन हो गया कम, तो अपवर्तनांक भी कम हो गया। तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। चलिए अब देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उल्टा इसका हो गया, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बस इसको अब बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है और भी आगे पूछा गया है, लेकिन यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो अधिकतम कौन हो गया? बताने की जरूरत नहीं, बैंगनी रंग का। ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कभी कभी ये होता है ना, यहां पर गलती यदि हो जाती है अधिकतम और न्यूनतम में, तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। लेकिन उसके लिए बस हमने कहा था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल एम इक्वल एन माइनस 1 इंटू ए। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा विचलन ज्यादा, अपवर्तनांक कम विचलन कम। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया है, मानो नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी मानव नेत्र में जिस पार्ट पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है परितारिका, बी है दृष्टिपटल, पुतली और कार्निया। तो करेक्ट आंसर आप लोग जरा बता दीजिएगा भाई कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, कुछ लोग आंसर दे भी रहे हैं। तो देखिए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। ठीक, कहां पर बनता है? रेटिना पर। और रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है, येलो पॉइंट जिसको बोलते हैं, तभी जाके वस्तु हमको सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब हाँ एक चीज और है, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर हमको सीधा क्यों दिखता है? तो इसके 2 रीजन है कि जब हमारे आंख से तंत्रिकाओं के द्वारा जब सूचना दिमाग को जाती है तभी हम वस्तु का एहसास कर पाते हैं, और हम उसी वस्तु को जान पाते हैं, देख पाते, समझ लीजिए, जिसको हमने पहले कभी देखा होगा। मान लीजिए किसी वस्तु को आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, तो केवल साइज आपको लगेगा, केवल दिखेगा कि हाँ कोई चीज है, लेकिन वो कौन सा नाम है, उसका क्या है, हमको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो यही हाल यहाँ पर है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी रेटिना पर, आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन जब दिमाग को सूचना जाती है तो उसको क्या कर देता है? वो सीधा कर देता है, ऐसे समझ लीजिएगा। या ऐसे भी मान सकते हैं कि जब सब लोग ही उल्टा देख रहे हैं, सब लोग ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति देख रहा हो उल्टा, सब लोग उल्टे वस्तु को प्रतिबिंब सीधा मान रहे हैं, तो हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि हमारी आंख पे जो भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है उसको हम सीधा समझ रहे हैं। तो यही हाल यहां पर भी है कि प्रतिबिंब उल्टा है, उसी को सब लोग जब सीधा समझ रहे हैं तो हम भी सीधा समझ रहे हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता, कभी क्वेश्चन आ जाए कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य श्वेत प्रतीत होता है,
सूर्य स्वायत्त प्रतीत होता, ध्यान रखना है, यह सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, सूर्य स्वायत्त प्रतीत होता, यानी कि प्रतीत कब होता है? सूर्योदय के काफी पहले। तो भैया सूर्योदय के काफी पहले जो है सूर्य दिखता ही नहीं है। सूर्योदय जब होता है तभी तो हमको प्रकाश दिखता है। दोपहर के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, श्वेत नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोपहर के समय, ऑप्शन नंबर, ये देखिए नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, ये आप दोपहर के समय समझिएगा, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी होगा और ये डी तो लिखा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन का क्रम बदल गया है, लेकिन यहाँ पर दोपहर के समय आप याद रखिएगा सूर्य स्वायत्त प्रतीत होता है, कब? दोपहर के समय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन, उसका उल्टा क्वेश्चन देख के बता दिया। ये आपका क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 19 के पहले पूछा गया, तो नंबर 26 में है। ठीक है, तो दूरबीन कौन होता है? तो न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत पर, न 50, न 100, न 25। ठीक है, तो कहां पर आ जाएगा? इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया था कि रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु हमको दिखाई पड़ेगी, रेटिना के आगे बनेगा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, रेटिना के पीछे बनेगा तभी साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे बनने पर आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सब आपने पढ़ा भी है और हमने पढ़ाया भी है। तो यहां पर आगे आंसर कौन सा होगा? कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, क्या है? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हो गया, जरा फिर से रिपीट कर लीजिए। फिर देखो, स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। उसी को इन्होंने आगे बढ़ा दिया है, क्या कह दिया? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो स्वस्थ मनुष्य बोला जाए या मानव नेत्र द्वारा बताया जाए, बात तो एक ही है। कॉर्निया पे बताया नहीं है, आइरिस पे नहीं है, पुतली पर भी नहीं है, रेटिना पे बनता है। वो भी कहां बनता है? रेटिना के एलो पॉइंट पीत बिंदु पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा? तो अब देखो बेटा, यहां पर निकट दृष्टि दोष हो और चाहे हो दूर दृष्टि दोष, ठीक है, वहां पर दर्पण का तो प्रयोग होता ही नहीं है, कभी भी दर्पण का प्रयोग नहीं होता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन क्या दिया? तो ये है निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन दिया उत्तल लेंस, गलत है। निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ना उत्तल दर्पण ना अवतल दर्पण। और ये भी क्वेश्चन 22 और 19 में पूछा गया है। चलिए आगे आ जाइए। फिर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, याद रखिएगा। निकट के लिए कौन सा दर्पण? निकट के लिए अवतल, और दूर के लिए निकट के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस, और दूर के लिए कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहां पर बात किसकी कही? दूर दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए क्या है। दूर दृष्टि दोष के कारण, अंडरलाइन कर लिए, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो दोष ही कोई नहीं होगा, तो गलत हो गया। रेटिना के आगे गलत है, क्योंकि रेटिना के आगे मतलब निकट, निकट होता है निकट दृष्टि दोष। रेटिना से दूर, रेटिना के पीछे
दूरदृष्टि दोष, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाइए फिर। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए और ये हम पहुंच गए विद्युत धारा में। पहला क्वेश्चन आ रहा 1.5 ओम प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबे समय से नहीं पूछा गया है, चांसेस ज्यादा हैं। तो विभवांतर निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है V इक्वल आई इंटू आर। क्या होता है? V इक्वल आई इंटू आर। V के स्थान पे V लिखिएगा, I हमको पता करना है 1.5 और R का भी मान है 1.5। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 2.25 ये हो जाएगा और ये होगा आपका आंसर वोल्ट में। ठीक है, 15 और 15 का गुणा 225 होता है। 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 2/2.25। अब गलती ना हो जाए क्योंकि पहला ऑप्शन लिखा है 22.5 वोल्ट, तो गलत हो गया। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अब देखिए समांतर क्रम और षड़ी क्रम क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दूं। ये क्रम है षड़ी क्रम। देखिए हमने जब चित्र बनाया तो एक यहां पे हमने रखा, इसको पॉइंटर को इधर खिसका गए और ए से बी पे पहुंच गए। ये क्रम होता है षड़ी क्रम। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यदि धारा का प्रवाह ए से बी है, धारा ए से बी जा रही है, तो कोई दूसरा रास्ता जाने का नहीं धारा का, सिर्फ इसी रास्ते से होके जाएगी। तो याद रखिएगा, जहां कोई धारा एक ही मार्ग से जाए, कोई दूसरा ना हो, जहां तक जाएगी, जितने प्रतिरोधों से गुजरेगी, वो सब कहलाएंगे षड़ी क्रम में। ठीक है, अब जरा यहां पर देख लीजिएगा, ये हमने बनाया एक प्रतिरोध, ये वाला। अब हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। देखो बार बार मैंने पॉइंटर को हटाया है, ऐसे ऐसे, फिर इनको यहां पर ऐसे जोड़ा है और यहां पर। अब यदि यहां पर धारा जाने के मार्ग हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे सर धारा जाने के 3 रास्ते हो गए ना। एक ये हो जाएगा, यहां पर इसको I1 मैंने लिख दिया, ये I1 हो गया, ये धारा जाने का दूसरा रास्ता I2 हो गया और ये I3 हो गया। तो ये यहां पर धारा जाने के अलग अलग 3 रास्ते हो गए और यहां पर धारा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो ये ऊपर वाला जो क्रम होता है वो षड़ी क्रम है और नीचे जो बना हुआ क्रम है वो समांतर क्रम है। ठीक है, ये तो बात हो गई अलग। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम जोड़ने का मतलब हुआ बेटा, हमने इस तरह से जोड़ा है, ये हो गया और ये हो गया। और कितने हैं, एक, चले यहीं पे और बना लेते हैं, यहां पे 4 हैं, ये ऐसे जोड़ दिया गया। इनको आपने जोड़ा है, सबका मान कितना है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। और अब आपसे पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध कितना है, यानी टोटल इनका रेजिस्टेंस कितना है, ये हमको यहां पर बताना है। कुछ इस तरह से, चाहे यहां से जोड़ लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं है, ऐसे जोड़ लीजिएगा। ये हो गया आपका समांतर क्रम। अब इनका अगर इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का जो सूत्र बनता है वो होता है 1/R और ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। क्यों? क्योंकि 4 प्रतिरोध थे तो मैंने 4 बार लिख लिया, 5 होते तो 5 लिख लेते, 3 होते तो 3 लिख लेते हैं। अब जरा देखो, 1/R ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये मिलके हो जाएगा 4/4, कैंसल आउट करेंगे और 1/R होगा 1/1 और R का मान आएगा कितना, 1। तो कितना प्रतिरोध निकल गया, 1 ओम निकल गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं है? अब इतना बड़ा हम थोड़ा लगाएंगे, हमको तो 1 नंबर लाना है, तो उसी हिसाब से समय भी देना है। अब क्या है जरा देखिए,
4 ओम के प्रतिरोध हैं, यानी सभी मान बराबर हैं। चालक कितने हैं? प्रतिरोध 4 है तो हैं, तो बस सीधा 4 यहां लिखिएगा और 4 से ही डिवाइड करिएगा, 1 आंसर लिख दीजिएगा, मिल गया आंसर। ठीक है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध और टोटल प्रतिरोध कितने हैं? 4 हैं, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 4/4 करिएगा और सीधा आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अभी हमने कहा था कि जितना होगा एक चालक का प्रतिरोध उसको लिखेंगे ऊपर, जितने होंगे नंबर चालक के उसको लिखेंगे बट्टे में नीचे और भाग करेंगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो मैंने यहां बताया था वही यहां पर नियम लगा दीजिएगा। ये कैपिटल R कितना हो जाएगा? 4 ओम का है प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध है और नंबर प्रतिरोध चालक कितने हैं? n, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/n और यही आपका हुआ आंसर। मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो R का मान लिखना होगा 4/n, 4/n। ठीक है, अगले आ जाइए। यदि R प्रतिरोध को के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा वो निकालना है। तो देखो R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को तो ऐसे मैंने बनाया, एक प्रतिरोध ये बना और 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, तो देखिए ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये हो गया। इन दोनों को कैसे जोड़ा? समांतर क्रम में। उसके साथ R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिएगा, R ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये वाला प्रतिरोध कितना हो गया? R, और ये वाला भी कितना हो गया? R। दोनों को जोड़ा समांतर क्रम में, फिर इनके साथ मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद एक जोड़ दिया श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को, कितना आएगा? अब जरा देखिए कितना इसका आंसर आएगा, बस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ही लिखिएगा। अभी हमने कहा था जो बराबर मान के जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालना होगा, तो बटे करते चले जाएंगे। तो यदि हम इसकी बात करें तो आपका जवाब होगा सर इसको तो हम R/2 कह सकते, नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? R ओम के 2 प्रतिरोध हैं और जोड़ा गया किस क्रम में? समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा R/2। बता, और ये है श्रेणी क्रम में, तो ये R हो गया। अब यहां पर हमको परिणामी प्रतिरोध निकालना था, तो R' बराबर निकालना है, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक, तो ये आधा और एक मिलकर कितना होगा? 1.5। 1.5 का मतलब हुआ 3/2। तो देखिए आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो गया 3R/2, 3/2R। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा कितना? 3R/2। ये हो गया परिणामी प्रतिरोध का मान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर मतलब I और सेकेंड मतलब T। अब तो हो गया आंसर, बता बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये जो है 29 आपका पूछा गया है 14 और 13 में, समय गैप ज्यादा है, संभावना ज्यादा है इसकी पूछे जाने की। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? आपने पढ़ा है Q = I × T, तो ये हो गया वैद्युत आवेश का मात्रक है Q × I × T। Q = I × T, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड की विद्युत धारा का मान कितना है? माइक्रो विद्युत धारा की सबसे मतलब थोड़ी छोटी इकाई है, यहां पर हम लिख सकते हैं ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मिलाइए आंसर, ये एम्पियर जो भी मिल जाए, एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये 6 देखिए ऐसे लिखे हुए हैं, ये प्लस का 3, ये थोड़ा पावर नीचे लिख गई है, ये प्लस का 6 ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो +3 पावर और यहां पर इसको आप -3 कर लीजिएगा, -6 +6 हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होगा 10⁻⁻6, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है आंसर।
प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक, लेकिन पूछा भी उतनी बार गया है। देखो सबसे ज्यादा बार यहां तक इसको पूछा गया है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये आप याद करिएगा, V इक्वल आई इंटू आर। तो R इक्वल V अपान आई, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। आप इसको लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर। लेकिन यहां पर वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, मान लीजिएगा छोटा नाम दिया है ओम, ठीक है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर बोलें, वोल्ट प्रति एम्पियर बोलें या ओम कहें, यह वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए अब आ जाते हैं अगला। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, न प्रोटॉन न न्यूट्रॉन, होता है सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि कहीं पर ऑप्शन में लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सही है, ध्यान रखना यहां से। चलिए अब आगे आते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ये तो बताने की जरूरत नहीं, अभी तो आया था क्वेश्चन, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 34 पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है सबको पता है, लेकिन गलत होने के चांसेस हैं, वो जरा समझिएगा। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बेसिकली आपने पढ़ा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये बात बिल्कुल सही है, व्यवहारिक रूप में ऐसा पढ़ते, ये मान डालते भी इतने हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये बात सही बात है, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ऑप्शन दिए हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 वो भी माइनस का, और 1.6 गुणे 10 की पावर -19 प्लस का, 1.6 गुणे 10 की पावर +19 है। और ये देखो ये प्लस वाले दोनों तो कट गए। अब दिक्कत आई कि इसको हम किसको लिखें, क्योंकि हमने पढ़ा है ये वाला, ज्यादातर यूज हमने ये किया है, लिखते भी ऐसे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का निगेटिव चार्ज होता है। फिर से हमारी बात सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का ऋणात्मक आवेश होता है। यहां पर देखिए ये व्यवहारिक रूप में हम ऐसा लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 गुणे, क्वांटिटी यहां पर पूछी गई, ना कि प्लस माइनस नहीं हमने बताया। लेकिन यहां पर जो इंडिकेट कर दिया है वो प्लस और माइनस कहा है। तो यदि हम इसको ऑप्शन लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, यदि ये आपसे पूछ लिया था कि प्रोटॉन पर कितना आवेश है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता, +1.6 × 10 की पावर -19। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा छूट गया है, तो इस तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। थोड़ा सा सवाल इधर उधर हो गया है। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो तो धारा का मान कितना है, ऐसे बताइएगा। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। हम यहां देखो माइनस नहीं लगा रहे, ध्यान रखना, यहाँ पे ये 19 ये हो गया। आपसे पूछा गया है प्रवाहित आवेशों धारा का मान निकालिए, तो Q इक्वल होता है, Q इक्वल I इंटू टी। तो I इक्वल Q अपान टी, I इक्वल Q अपान टी। Q को क्या लिखेंगे, Q को NE लिख देंगे और टाइम यहां पर T लिख देंगे। और प्रति सेकंड की बात करिए तो यहां पर जो है 1 सेकंड लिख लेंगे, ठीक। तो I की जगह पर I लिखो। अब यहां पर N कितना है, 10 है, तो आप 10 लिख दीजिएगा ये। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और बटे में कितना जाएगा, 1 जाएगा। गुणा कर लीजिएगा या पावर यहां पर 1 घटा दीजिएगा, कितनी, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -18। तो I का मान हो गया
1.6 इंटू 10 की पावर -18 एम्पियर। अब इस सवाल को जरा फिर से आप समझ लीजिएगा, क्या गलती हुई है। एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में धारा, तार में धारा का मान बताइए। फिर से सवाल को सुनिएगा। एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तार में धारा का मान बताइए। तो आपने क्या लिखा, n की जगह पर 10 लिख लिया, e की जगह पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम लिख लिया है। और q का फॉर्मूला होता है q इक्वल i इंटू टी, आई इक्वल क्यू अपान टी। q को लिखा आपने ne, नंबर है इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर -19 है, टाइम है 1, मल्टीप्लाई किया और आंसर निकल गया 1.6 गुणे 10 की पावर -18 एम्पियर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है वो हमने बता दिया है, इस बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब थोड़ा नहीं है यहाँ पे। चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा नहीं है, ठीक है। तो विद्युत धारा का भी मात्रक नहीं, विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, ठीक है। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो बचा कौन? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको आप एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसका जो बिजली का बिल हम लोग अदा करते हैं वो यूनिट के हिसाब से अदा करते हैं, यानी किलोवाट घंटे को यूनिट कहा जाता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? मिल गया आंसर, किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट। अब यहां पर गलती ना हो जाए, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा गलत हो गया, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा। अब आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक वहां भी तो अब ये छोटी इकाई लिखी है, वहां पर था किलोवाट घंटा, यहां पर वाट सेकंड। कहां से लिखा जरा देखिएगा। ये तो फार्मूला आपका जाना पहचाना ना, P इक्वल डब्ल्यू अपान टी। डब्ल्यू यहां पर ये ऊर्जा हो गई, P ये पावर हो गई, T टाइम हो गया। तो ये वाट और ये सेकंड, बस मिल गया आंसर आपका यहां से, वाट सेकंड। बताइए ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो ये आपको यहां पर कंडीशन बतानी है कि क्या इसमें गुण मिलता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? सदैव समांतर होती हैं, ठीक है। एक दूसरे को पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? सदैव समांतर होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, कोई चुंबक आसपास नहीं, ध्यान दीजिएगा, चुंबक कोई आसपास नहीं है। तो आपने पढ़ा भी है कि पृथ्वी क्या है? चुंबक की तरह कार्य करती है। पृथ्वी पर जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है, यानी पृथ्वी के चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो ऑप्शन ए भी यहां पर सही माना जा सकता है। लेकिन एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब सवाल जो है एक बिंदु पर मिलेंगी नहीं, एक बिंदु पर मिलती हैं तो मिलेंगी नहीं, ये गलत हो गया। कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं, तो ये गलत हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये मान लें कि हमारे आसपास कोई चुंबक नहीं है और केवल चुंबकीय सुई को हम दौड़ा रहे हैं, उसको केवल चुंबकीय सुई को, तो वो सदैव उसकी दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगी, मतलब पैरेलल रहेगी, तो समांतर भी होती हैं। लेकिन जब चुंबक हमारा कोई आसपास नहीं होगा तब। लेकिन जो आपके सिलेबस के अनुसार उसको देखना है तो ये देखेंगे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विद्युत
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, क्या है? तो ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर और है दूसरा न्यूटन एम्पियर मीटर। ये देखिए दोनों मात्रक सेम लिख रखे हैं। यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये दोनों मात्रक सेम लिखे, ये दोनों मात्रक सेम है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो मैं यहां पर ऐसे लगा देता हूं स्लैश का निशान, और ये होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और भी इसके मात्रक है, टेस्ला है, गॉस है, ठीक है, ये भी मात्रक है। तो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, वेबर है और ये वेबर मीटर दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाई बराबर बी इंटू ए। अब मिल गया ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? यहां पर देखिए, एक टेस्ला किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए सही कि बी या सी या डी में से कौन सा, जरा आप लोग बताइए भैया। एक टेस्ला बराबर होता है, मैंने अभी बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो एक टेस्ला का जो मान है वो आपने ये भी पढ़ा है, एक टेस्ला का मान 10 की पावर 4 गॉस के, 10 की पावर 4 गॉस के। अब यहां पर 10 की पावर 4 गॉस तो है नहीं, माइनस का आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर एक ऑप्शन ये भी बनता है, एक टेस्ला का मात्रक होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या ऐसे बोले वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टेस्ला होता है। या इसको हम और भी कर सकते हैं, एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब जरा देखिए, यदि ये आपने पढ़ लिया तो समझ लो सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। यहां पर पावर 2 लग रखी है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, गॉस, लेकिन ये वाला मात्रक नहीं है, न्यूटन एम्पियर नहीं मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है न्यूटन एम्पियर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेंगे तो इसके साथ साथ आपको 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। यह है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थोड़ा ये 2 नीचे लिख गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया हेनरी ने, फैराडे ने, एस्टेट ने और गॉस ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो आपने पढ़े, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम याद हो गया, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? जनित्र बताया, धारा मापी, एमीटर, मोटर। देखिए धारा मापी धारा की माप करता है, एमीटर भी धारा की माप करता है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बचा कौन? जनरेटर, जिसको आप बोलते हैं गांव देहात की भाषा में जनरेटर, वो क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, ये सेल करता है। यानी विद्युत सेल जो है, या जो बैटरी जिसका यूज आप करते हैं घर में, ठीक है, पंखा चलाने में, जो इन्वर्टर को चलाने में, ठीक है, तो उसमें जो आप लगाते हैं बैटरी, वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली जो यंत्र है, वो जो माइक है जो यहाँ पर इसमें हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, अभी हमने कहा था यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला क्या है?
डायनमो यानी जनित्र है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो डायनमो कहलाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश उत्पन्न नहीं करता है, आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। डायनमो उत्पन्न करता है क्या, विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, एकांक होना चाहिए यहां पे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र भी नहीं, विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, किसी वैद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। गलत है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर घटता है, इसके सिरों की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ए, बी या सी या फिर डी। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य, तो गलत हो गया। सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सिरे की ओर जाने पर घटता है, गलत बात है, सिरे पर जाने पर बढ़ता है ना, लेकिन सिरों पर सबसे ज्यादा होता है, इतना ध्यान रखना। सिरों पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब धीरे धीरे हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और ओम का नियम, ये किसके लिए बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और या फिर ओम का नियम। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या है भाई। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये बताता है, यदि हम किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक की दिशा में हो, तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन, जिसमें 50 टॉप को क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कराए हैं। कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फिर जय हिंद।